कि साहब फला महीने चल रहे हैं, फला धर्म के चल रहे हैं, तो आप ये चीज नहीं खाएंगे, गोश्त नहीं खाएंगे। जबकि मैं गोश्त का आपको अगर आंकड़ा बता दूं आप चौंक जाएंगे। भारत की 77% जनसंख्या मांस खाती है, चाहे वो चिकन खाती हो, मटन खाती हो, किसी का भी खाती हो। मुसलमान तो भारत में सिर्फ 14% है। तो आखिर ये 63% कौन लोग हैं? जाहिर बात है वो बहुसंख्यक वर्ग के होंगे। तो इस तरह से सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को जो विकास की मुख्य धारा थी न सिर्फ उसमें पीछे धकेला, बल्कि जो छोटी मोटी सांसें चल भी रही थी उसका भी गला घोट दिया। जिस कदर जलील किया गया है, जिस तरह से छोटे छोटे उनके मामलात में, अगर आप ट्रेन में मोब लिंचिंग की बात कर ले, सड़क पे नमाज पढ़ते हुए लोगों के बारे में जो जिस तरह से एक गलत तस्वीर पेंट की गई, और कि अगर कोई रोड पर नमाज पढ़ता हुआ पकड़ा गया तो उसके पासपोर्ट जब्त हो जाए। मतलब आप इंतहा देखिए। तो मैं इतना बता सकता हूं कि दिल्ली में जितने अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम्स हैं, उतने ही दिल्ली में एससी है और एसटी है। अल्पसंख्यक और दलित मिलकर के दिल्ली की जो सियासी सूरत हाल है उसको तब्दील कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। आज हम बात करेंगे दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष AIM के कलीम साहब के साथ। और अब अभी मैंने AIM क्यों लिया है, तो पहले मैं उनसे पॉलिटिकल ही बात करने जाऊंगी और फिर मैं उनके एजुकेशंस पे आऊंगी कि वो एजुकेशन से भी जुड़े हैं, तो मैं बाद में शिक्षक की तरफ जाऊंगी। तो अब मैं सर से जानना चाहूंगी कि सर, आपने पार्टी क्यों छोड़ी? दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष AIM आपसे जुड़े हैं, तो आपने पार्टी को किस चीज़ के लिए छोड़ा? नहीं, देखिए, हमारा भारतवर्ष लोकतंत्र से चलता है। लोकतंत्र के लिए ज़रूर सियासी पार्टियां उसके प्लेयर होती हैं और सियासी पार्टियां ही रुख तय करती हैं कि मुल्क किस समत जाएगा। बिल्कुल सर। तो उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रेसिडेंट हैं, उनकी भी एक पार्टी है, वो भी एक प्लेयर है, भले ही से छोटा है। तो उसमें मैंने 2 साल दिल्ली का मैं प्रेसिडेंट था और मैंने उसके थ्रू ये जाना कि आखिर दिल्ली स्टेट में जो सियासी जो एक सूरत हाल है उसमें आखिर अल्पसंख्यकों का क्या रोल है। तो मैं इतना बता सकता हूँ कि दिल्ली में जितने अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम्स हैं, उतने ही दिल्ली में एससी है और एसटी है। दोनों की परसेंटेज बराबर है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये तकरीबन 32-33% हो जाते हैं, यानी कि 1/3 हो जाते हैं। तो एक मेजर पोर्शन है अल्पसंख्यक और दलित मिलकर के दिल्ली की जो सियासी सूरत हाल है उसको तब्दील कर सकते हैं। उसको दिमाग में रख करके मैंने AIM ज्वाइन की थी। दूसरा ये कि मैं पहले अरविंद केजरीवाल चूँकि मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बहुत वादे किए थे, मुसलमानों से भी वादे किए थे कि वो उनके शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में तो उन्होंने काम किया, लेकिन उस काम से दिल्ली के मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उनको कैसे और फ़ायदा पहुँचाया जाए, कैसे पहुँचाया जा सकता है, उनको मुख्य धारा में ला के उनको विकास की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, इसको सोच के मैंने ज्वाइन किया था। मैंने 2 साल काम किया, लेकिन जो मेरे उसमें इलेक्शन भी लड़ा गया एक MCD का, बट वो खातिर खात नतीजे नहीं आए। उसके बाद फिर मेरे, चूँकि मैं कारोबारी भी हूँ और मैं पहले से शिक्षा पे काम कर रहा था, तो फिर मैंने ऐसे साहब से कहा कि मैं अब काम नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैंने अब अपने आप को सियासत से अलग करके फिर अपना जो मेरा पुराना फील्ड था तालीम यानी शिक्षा, फिर मैं उस पर लग गया हूँ और अभी उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो सर, मैं इससे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि आप किसी अन्य राजनीतिक दल की राह पे कहीं देख रहे हैं कि किसी और अन्य राजनीतिक दल में आप जुड़ेंगे, शिक्षा को ही लेकर ही? नहीं, देखिए, राजनीतिक तो हर हिंदुस्तानी जो है वो राजनीतिक है। किसी न किसी पार्टी को वोट देता है तो जाहिर बात है वो उसके साथ है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मैं शुरू से हिंदुस्तान की जो 2-3 ताकतें हैं, पहली ताकत है हिंदुस्तान की यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जो भी सियासी दल इसमें यकीन रखता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी में, दूसरी ताकत है इसका संविधान, जो संविधान में यकीन करता है, और तीसरी ताकत है इसका जो एक गंगा जमनी तहजीब है, जिसको आप इन अदर वर्ड सेकुलरिज्म कह सकते हैं। तो जो सियासी दल सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं उनके साथ में हूँ, पहले से रहा हूँ और आइंदा भी रहूँगा। अलबत्ता वो राजनीतिक दल जो इन तीनों शक्तियों को कमज़ोर करना चाहते हैं, कुछ राजनीतिक दल का ये मानना है कि किसी एक दल का ये देश होगा,
कोई एक रंग यहाँ चलेगा, कोई एक भाषा यहाँ पर राज करेगी, कोई एक धर्म सर्वोपरि होगा, तो मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं ही नहीं, ये महात्मा गांधी से लेके जितने भी इस देश के हितैषी हैं मेरे जैसे, सब उसके खिलाफ है। तो अब उसमें हम जितनी भी ये सेकुलर पार्टीज़ हैं उन सब के हम हामी हैं और आइंदा भी उनके साथ रहेंगे। और कभी हमें अगर मौका मिलेगा या मन बनाऊंगा कि मुझे सियासत में ज्वाइन करना है तो यकीनन किसी न किसी सेकुलर पार्टी को छू। तो मतलब अभी मैं ये मान लूँ कि अभी तो आप ज्वाइन नहीं कर रहे कोई पार्टी, अभी आप अकेले विचारधारा पे चल रहे हैं? नहीं, मैं ये मान लूँ अभी मैं सामाजिक कार्य में लगा हुआ हूँ। अच्छा। उसमें भी शिक्षा के क्षेत्र में पूरा अपना 100% दे रहा हूँ। हाँ, मतलब कुछ टाइम के बाद हमें क्या पता देखने को मिल जाए किसी और पार्टियों में आप शायद। तो अभी के लिए तो आप अभी अकेले विचारधारा और शिक्षा पे ही ध्यान देने की उसमें पूरे मोटिव में। तो अगर मैं बात करूं सर दिल्ली के अगर अल्पसंख्यक मुसलमानों की या समुदायों की, जिसमें हमने देखा है कि अलग अलग तरह से इनकी मतलब एक अलग ही सिनेरियो क्रिएट कर दिया गया है हमारे सामने भी, बाकी लोगों के सामने, तो वो कैसे कम किया जाए, वो कैसे समझा जाए उनको कि क्या चल रहा है पूरा नरेटिव? देखिए, सबसे पहले तो ना उनको अलग कर दिया गया है और ना वो अलग हुए हैं। ये बाकायदा सरकार और सरकार को चलाने वाले तंत्र का सोचा समझा वेल डिज़ाइन है ये, जिसके नतीजे में आज अल्पसंख्यकों की ये पोजीशन है। अभी 2 साल पहले हमने एक रिपोर्ट शाया करी मुस्लिम्स ऑफ दिल्ली करके। उस रिपोर्ट के मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूँ और वो इतने चौंकाने वाले तथ्य हैं कि दिल्ली में तकरीबन 15% मुस्लिम आबादी है, लेकिन जो दिल्ली की सरकारी नौकरियों में जो भागीदारी है मुसलमानों की, वो पूरे देश में सबसे कम है। सिर्फ 1.6% मुस्लिम जो है वो सरकारी नौकरियों में है। दूसरी बात, दिल्ली 11 जिलों में बटा हुआ है। उसके 8 जिले ऐसे हैं जिसमें उन जिलों में एक भी अधिकारी, मैं अगर थाने की बात कर लूं तो एक भी अधिकारी एसएचओ या एसएचओ से ऊपर लेवल का नहीं है। तीसरी बात, दिल्ली में ही भारत सरकार का मंत्रालय का सारी भारत सरकार के दफ्तर है। भारत सरकार के टोटल मंत्रालय जो है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी मिला दे तो 59 है, 59। 59 मंत्रालयों में 28 मंत्रालय ऐसे हैं जिसमें एक भी क्लास ए या उससे प्लस का ऑफिसर नहीं है। ये मैं बात अभी सरकारी नौकरियों की कर रहा हूं आपको, मैं बात एमपी की नहीं कर रहा हूं कि सरकार में ना कोई मुस्लिम एमपी है, ना कोई मुस्लिम मंत्री है, ना कोई मुसलमानों को लेके कोई उसकी प्लानिंग है। अब आइए कि इसके साथ जो मुसलमानों के जो फेवर में कुछ पुरानी सरकारों ने, नाकाफी सही लेकिन कुछ स्कीम्स थी, जैसे एक स्कीम थी मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, जिसके थ्रू मुसलमानों के जो शैक्षणिक संस्था थे उनको कुछ माली मदद दी जाती थी, मैक्सिमम 30 लाख तक दी जाती थी कि अगर आप अपने बनाना चाहते हैं तालीमी इदारे, उनको बना लीजिए, उनसे मदद ले लीजिए। सरकार ने उसको बंद कर दिया। दूसरी एक संस्था थी मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप, हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप थी, यानी जो बच्चे पीएचडी वगैरह करते थे उनको अलग से एक स्कॉलरशिप मिलती थी हायर एजुकेशन के लिए, वो इस सरकार ने बंद कर दी। जो पुरानी सरकारों ने एक मंत्रालय बनाया था उसका नाम था अल्पसंख्यक मंत्रालय। भले से उसमें काम बहुत कम था, लेकिन जब मनमोहन सिंह सरकार गई तो उस जमाने में उसका 5,500 करोड़ उसका बजट था, जो कि जिस रफ्तार से बजट बढ़े तो वो आज 5,500 करोड़ का बजट बढ़ के 15,000 करोड़ हो जाना चाहिए था 10-12 साल में। उसको इस सरकार ने 3,000 करोड़ कर दिया। यानी जुल्म की भी इंतहा होती है। और ये सब मैं आंकड़े जो दे रहा हूं ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन इस सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया, इस तरह से तस्वीर पेश की कि शायद जो मुस्लिम समाज है उस देश का समाज नहीं है। ये जो सबसे पिछड़ा हुआ है उसके बाद भी इसको किसी विकास की, किसी सरकार की मदद की ज़रूरत नहीं है। एक हज सब्सिडी के नाम से सरकार ने शुरू किया था कि साहब इस सरकार को हज सब्सिडी पुरानी सरकारें मुसलमानों को हज सब्सिडी देती हैं, वो इसने बहुत शोर मचा के कहा कि हज सब्सिडी हम बंद करेंगे और ये पैसा जो बचेगा वो हम इनकी तालीम पे खर्च करेंगे। और उसका नतीजा क्या हुआ? इस सरकार ने जब हज सब्सिडी बंद की तो उस हज सब्सिडी की वजह से एयर इंडिया चलती थी, जो एयर इंडिया का सारा खर्चा होता था वो सरकार उसको हज सब्सिडी के बहाने से पूरा करती थी। मुसलमानों को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता था। जैसी सब्सिडी बंद की
उसकी जान निकल गई एयर इंडिया, और एयर इंडिया बिक गई। और इसी सरकार ने मुसलमानों के लिए जो पुरानी स्कीमें भी चल रही थी शिक्षा की, वो भी बंद कर दी, बजाय इसके कुछ हज सब्सिडी से और शुरू करती। तो इस तरह से सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को जो विकास की मुख्य धारा थी, न सिर्फ उसमें पीछे धकेला, बल्कि जो छोटी मोटी सांसें चल भी रही थी उसका भी गला घोट दिया। अब आते हैं हम सियासी मामलात पे, कि सियासी तौर पे जिस कदर जलील किया गया है, जिस तरह से छोटे छोटे उनके मामलात में, अगर आप ट्रेन में मोब लिंचिंग की बात कर लें, सड़क पे नमाज पढ़ते हुए लोगों के बारे में जो जिस तरह से एक गलत तस्वीर पेंट की गई, और पे भी हाँ एयरपोर्ट पे इवन एक मेरठ के एक कमिश्नर ने बाकायदा ये, या किसी अधिकारी ने ये फरमान जारी किया कि अगर कोई रोड पर नमाज पढ़ता हुआ पकड़ा गया तो उसके पासपोर्ट जब्त हो जाए। मतलब आप इंतहा देखिए। उसके अलावा तो और जो मामलात हैं, उनके खाने पे कदगन लगा दिया गया कि साहब फला महीने चल रहे हैं, फला धर्म के चल रहे हैं, तो आप ये चीज़ नहीं खाएंगे, गोश्त नहीं खाएंगे। जबकि मैं गोश्त का आपको अगर आंकड़ा बता दूं, आप चौंक जाएंगी। भारत की 77% जनसंख्या मांस खाती है, चाहे वो चिकन खाती हो, मटन खाती हो, किसी का भी खाती हो। मुसलमान तो भारत में सिर्फ 14% है। तो आखिर ये 63% कौन लोग हैं? जाहिर बात है वो बहुसंख्यक वर्ग के होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इनको खाने पे पकड़ लो। दूसरे नंबर पे आ जाइए आप इनके हिजाब पे। भाई लड़कियां, मेरी बच्चियां अगर हिजाब में पढ़ना चाहती हैं तो क्या उससे परेशानी क्या है? अगर कोई मेरी गांव की बेटी साड़ी में आना चाहती है तो आपको परेशानी क्या है? नहीं, उनको जो बच्चियां बिल्कुल कम से कम कपड़े पहनकर, और एक तरह से जो नंगापन हो रहा है, जो आप फिल्म इंडस्ट्री या उसके थ्रू देख रहे होंगे, वो उस पर तो नहीं, कोई एतराज नहीं है, उसमें कह रहे हैं आप नंगे रहिए, लेकिन मुसलमानों के लिबास पे नहीं परेशानी है। मैं आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। अब बात यहां तक आ गई कि खाने पे आ गई, लिबास पर आ गई, इनके इलाके टारगेट होने लगे। भाई गरीब इलाके हैं तो जाहिर बात है वो तो झुग्गी में या नथराइज एरिया में उसमें ही रहेंगे, तो वो टूटने लगे। उससे भी ज्यादा बात यहां तक नहीं रुकी। वो जुबान जिसने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई, वो ज़बान जिसमें महात्मा गांधी जी खतो किताबत करते थे, वो ज़बान जिसने जय हिंद का नारा दिया, इंकलाब का नारा दिया, वो ज़बान जिसने तराने लिखे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिस ज़बान ने लिखा है, मेरा मतलब है उर्दू, उस तक को मुसलमान समझ के जलील किया जाने लगा। तो ये जो पूरा एक सिनेरियो जो करा गया है, जो नैरेटिव यानी जिसको बयानिया कहते हैं, ये जो रखा गया, वो एक इसको टारगेट किया गया। तो अब यकीनन ये सब चीज़ें आम जनता को समझनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा आपके चैनल के तवस्सुस से, माध्यम से, कि सरकार को भी इस पर गौर करना चाहिए कि भारत का मुसलमान भी उतना ही भारतीय है जितने और दूसरे लोग हैं। दूसरी बात, अगर भारत एक जिस्म है, तो अगर आपने जिस्म को मजबूत कर लिया और उसका एक हाथ जो कि 15% है वो सड़ता रहा, तो आप यकीन मानिए वो सिर्फ हाथ नहीं सड़ेगा, वो पूरे जिस्म को सड़ा देगा, पूरा जिस्म बीमार हो जाएगा। तो अगर आप जिस्म को अच्छा चाहते हैं, यानी कि भारतवर्ष को आप अच्छा देखना चाहते हैं, तो मुसलमानों की बदहाली पे आपको नज़र डालनी पड़ेगी। उनके विकास के लिए, उनकी गरीबी दूर करने के लिए, उनकी अशिक्षा दूर करने के लिए, या उनकी जो भी और मसाइल हैं जो मुल्क को पीछे ले जा रहे हैं, उन मसाइल पे आपको मदद करनी पड़ेगी। और यकीनन इसमें कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी भी जिम्मेदार है। उस कम्युनिटी को भी अभी ये करना होगा कि वो भी अपनी ज़रूरतों को समझते हुए, मुल्क के हालात को समझते हुए, इस मुल्क से मोहब्बत करते हुए अपने विकास की राह पकड़नी होगी। और वो राह, एक रास्ता है, वो है शिक्षा का। जब तक हम शिक्षा, और वो भी शिक्षा में भी क्वालिटी एजुकेशन, उसका रास्ता नहीं पकड़ेंगे, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, ना हम इस मुल्क की खिदमत कर सकेंगे, और ना मुल्क हमें अपना उतना मोहब्बत दे सकेगा जितना हमें मिलनी चाहिए। सर मेरा एक सवाल ये था कि अभी आपने हिजाब पे बोला, तो हिजाब पे जो अभी हमने देखा अलग अलग जगह पे, सबसे ज़्यादा यूपी में हमें देखने को मिला, उससे पहले कर्नाटका में हुआ था, ये जो मामले हमने देखने को, पर वहाँ सर एक शिक्षा भी बात आ जाती है कि जब ठीक है एक स्कूल का कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आप उसके अकॉर्डिंग उनके ड्रेसिंग सेंस में आएंगे, बट उसके अलावा वो जब स्कूल में एग्जाम छोड़ देती है तो उससे उनकी जीवन भविष्य प्रभाव करेगा। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब उनका फ्यूचर तो गया, अब 10th क्लास एग्जाम दोबारा तो होगा नहीं, तो वो इम्पैक्ट करेगा ना आगे चलकर, वो तो वहां पे तो डिस्ट्रॉय हो गया उस टाइम पे। वो चीज़ आप मुझे बताइए। देखिए, हिजाब के बारे में कुछ गलतफहमी है, वो मैं आपकी दूर कर देता हूँ।
दुनिया का सबसे तेजी से और सबसे जो विकसित मुल्क जिसे कहा जाता है वो उसे कहते हैं सिंगापुर। एशिया का भी सबसे विकसित है। उसकी राष्ट्रपति हिजाब पहनती है, एक बात। दूसरी बात, एक मोरक्कन एक जर्नलिस्ट थी, उसने जब अरब कंट्रीज में जो था मोनार्की के खिलाफ जब उसने आंदोलन किया तो उसको नोबेल पुरस्कार मिला। वो हिजाब पहनती थी। तो उससे एक जर्नलिस्ट ने ये सवाल कर लिया कि आपने इतना बड़ा काम कर लिया कि आपने अरब क्रांति ला दी और उस अरब क्रांति के लिए आपको नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, लेकिन आप तो हिजाब पहनती हैं। तो उसने कहा, मिस्टर, ये हिजाब मेरे शरीर पर है, मेरे दिमाग पर नहीं है। तो ये जो भारतीय कुछ लोगों की जो मानसिकता बन गई है कि वो हिजाब को ये समझते हैं कि दिमाग पे हिजाब है, वो नहीं, वो उसका कल्चर है। वो अपने आप को छुपा के रखना चाहती है, ढक के रखना चाहती है, लेकिन उसके दिमाग पे हिजाब नहीं है। दिमाग उसका उतना ही काम करता है जितना कि दिमाग आम लड़कियों का काम करता है, जैसे आप हैं, या उनका दिमाग काम करता है जो समंदर के किनारे मतलब एक तरह से पूरी नग्न अवस्था में लेटी रहती हैं, उससे भी ज्यादा उसका दिमाग काम करता है। तो हिजाब को आप उसकी मानसिक अवस्था, उसकी एजुकेशनल कंडीशन या उसके सोचने समझने की क्षमता से ना आके, हिजाब एक हिंदुस्तान का कल्चर है, इस्लाम का कल्चर है, वो एक अपनी बेटियों को महफूज रखने का एक कल्चर है। जब मेरी बेटी को मैं आज़ाद करना चाहता हूँ तो मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि अगर मेरी बेटी हिजाब पहनना चाहती है तो ये भी उसकी आज़ादी है। हाँ, अगर कोई फोर्सफुली हिजाब पहनाता है किसी को, कोई फोर्सफुली उसको बांध के रखता है, चादर में रखता है, उसके हम खिलाफ है, वो तो एक जुल्म हुआ। लेकिन अगर कोई बच्ची का जिसका मन है हिजाब पहनने का और आप कहती हैं आप नहीं पहनेंगे, तो क्या ये जुल्म नहीं है? तो इसलिए इसको आपको दूसरे पर्सपेक्टिव से समझने की जरूरत है। हर आदमी का अपना कल्चर होता है। इसके साथ एक और मिसाल दे दूं मैं आपको। जब आप कभी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हो या गई हो तो वहाँ पे जो नन्स होती हैं, जो क्रिश्चियन स्कूल पढ़ाती हैं, वो एक पूरे वेल में रहती हैं और ऊपर भी पहनती हैं। उनको कभी कहते सुना है आपने? किसी वेटिकन सिटी से लेके और हिंदुस्तान तक कभी कहते सुना कि साहब ये बुरखे में हैं, ये हिजाब पहने हुए हैं, ये बैकवर्ड हैं, इनका तो कुछ भी नहीं है, इनको तो लोग मार के रख रहे हैं? उनको कोई नहीं कहेगा ना। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि ये सब नैरेटिव कहीं से बनाया जाता है। जब मुसलमानों को टारगेट करना है तो मैंने कहा ना, इनके खाने पर टारगेट कर लो, जबकि हिंदुस्तान में ही 63% नॉन मुस्लिम लोग गोश्त खाते हैं। इनके अटायर पे कर लो टारगेट, जबकि जो ये अटायर पहनते हैं, कुर्ता पजामा और हिजाब, ये दोनों हिंदुस्तानी कल्चर है। कुर्ता पजामा कोई इस्लामिक कल्चर नहीं है, इंडियन कल्चर। तीसरे नंबर पे आ जाइए आप, इनकी जो बात करते हैं जबान पे, तो उर्दू जो है यही इसी जबान इसी मुल्क में पली बड़ी, यही इसी हिंदी की गोद में परवान चढ़ी। हिंदू मुस्लिम कल्चर की एक बेहतरीन मिसाल है और उसको उर्दू के मानी भी लश्कर के है। लश्कर मतलब एक तरह से खिचड़ी, जिसमें हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, अरबी, फारसी सबकी ज़बान हो। तो इनका कल्चर जो है, जो लोग भी टारगेट करते हैं उनकी कम समझ है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आपके चैनल के थ्रू लोग मुसलमानों की अपनी जो भी उनकी कल्चरल जो उनके हेरिटेज है या जो उनकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसको समझें और उनके साथ हमदर्दी रखें, बजाय इसके कि उनको नफ़रत की नज़र से देखें। तो चलिए अब सर हम थोड़ी शिक्षा पे भी बात कर लेते हैं। अब जैसे कि हम दिल्ली की शिक्षा की बात करें, अभी आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल के काम शिक्षा को लेकर थे, तो क्या वाकई उन्होंने काम किया शिक्षा को लेकर बहुत अच्छे से जो होने चाहिए थे? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि उन्होंने एग्जिस्टिंग स्कूल को इम्प्रूव किया। ख़ासतौर से जो नॉन वर्किंग टीचर थे उनमें वर्किंग एफिशिएंसी लाए, प्लस उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी थी उसको और एनहांस किया और उससे आम गरीबों को फ़ायदा हुआ। मतलब गवर्नमेंट स्कूल की ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल पे काम किया था, गवर्नमेंट स्कूल पे ज़्यादा काम और किया। उनको जी हाँ, उनकी तारीफ करनी होगी। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुस्लिम्स को उसका फ़ायदा नहीं हुआ? चूँकि ये जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ये सब उन जगहों पर है जो अथराइज्ड इलाके हैं, जो पहले से सरकार ने बसाए हुए हैं। मुस्लिम आबादी दिल्ली में 80% ऐसी जगह पे रहती है जो अनअथराइज्ड एरिया है, जिसे गवर्नमेंट ने नहीं बसाया। वो प्राइवेट किसान की लैंड पे लेकर खुद ही उन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली, इसलिए वहाँ पर सरकारी स्कूल नहीं है। तो जब सरकारी स्कूल मौजूद ही नहीं है तो गवर्नमेंट की जो सरकारी स्कीम सरकारी स्कूल में चलनी थी उसका उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा।
इसलिए मैंने, जब ये मुख्यमंत्री थे तो मैंने उनको एक प्रपोजल दिया था कि आप दिल्ली में एक, जैसे तेलंगाना में एक स्कीम चलती है टिमरिस के नाम से, तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कीम, उसका काम ये है कि 6 to 12 तक वो मुस्लिम्स और दलित को फ्री शिक्षा देती है, इवन रहने का भी देती है। और उनके पास भी ये प्रॉब्लम थी कि जगह नहीं थी, तो उन्होंने किराए की बिल्डिंग में शुरू की थी। उसी मॉडल पे मैंने अरविंद केजरीवाल को एक प्रेजेंटेशन दी थी और मैंने कहा था कि अगर आप 250 स्कूल दिल्ली में अनथराइज इलाकों में बना दें तो मुसलमानों की जो शिक्षा की प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद उसी को एक्सेप्ट किया उस वक्त के जो शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री थे मनीष सिसोदिया, उन्होंने। उसके बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड को वो काम दिया गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक एजुकेशन कमेटी बनाई, उसका मुझे कन्वीनर बनाया, सेक्रेटरी बनाया और उससे काम शुरू हुआ। पहले हमें 16 पायलट प्रोजेक्ट बनाने थे, 16 स्कूल 4 विधानसभाओं में। 16 पे हमने सबके अपॉइंटमेंट कर लिए, काम हमारा शुरू हो गया। बीच में अचानक अरविंद केजरीवाल ने उसको रोक दिया। वहीं से हमारी और अरविंद केजरीवाल की बिगड़ी और मैं उनसे बहुत लड़ा। मैंने कहा देखिए आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपने वादा करा था और हमने आपके लिए काम भी किया था, अब आप मुसलमानों की शिक्षा पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिरकार उन्होंने उसको प्रोजेक्ट को वहीं डंप कर दिया। अभी भी प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ है, उसे रोक दिया गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में आज भी फाइलें पड़ी हुई हैं, उसकी एजुकेशन कमेटी अभी भी लाए हुए और उस पर काम नहीं हुआ है। इसी की जिद में मैंने ये MIM ज्वाइन करी थी कि आखिर हो सकता है हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाएं और अपनी पॉलिटिकल हैसियत बना के फिर हम सरकारों को मजबूर करें। मैं उसमें वो कामयाबी नहीं हासिल कर सका जो मुझे उम्मीद थी, इसलिए मैंने पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन सच ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल चाहते तो मुसलमानों को भी शिक्षा से बहुत फ़ायदा हो सकता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सोच में एक खोट रही, ये मैं आपके टीवी पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं हमें मिली देखने को वो कोट। पर मैं एक क्वेश्चन और बोलूँगी कि जैसे हम देखते हैं, अभी आपने बात करा कि हाई लेवल पे इतने मुसलमान नहीं है, तो क्या वो अभी शिक्षा को उतना ले रहे हैं, उतना अडॉप्ट कर रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर वहाँ पे वो नहीं पहुँच पा रहे, कहीं ना कहीं नीचे से ही कमी है ना, तभी तो उस लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पढ़ाई या शिक्षा को लेकर, आगे डेवलपमेंट को लेकर, खुद के फ्यूचर को लेकर वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं देखिए, जैसे मैंने भी दिल्ली की मिसाल दी, सरकार ने जब स्कीम चलाई तो दिल्ली के गरीबों को फायदा हुआ लेकिन मुसलमानों को नहीं हुआ। अगर सरकार ईमानदार होती तो मुस्लिम इलाकों को भी शामिल करके किराए की बिल्डिंग ले लेती और किराए की बिल्डिंग में स्कूल चला के उनको भी फायदा हो जाता। तो सरकारों की नीयतें बहुत काउंट करती हैं, बहुत अहमियत रखती हैं। हिंदुस्तान में सरकारों ने मुसलमानों को डेवलप करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। ये मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की, बिहार की, बंगाल की, आसाम की, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान का आधा मुसलमान इन 4 प्रदेश में रहता है। दिल्ली तो चलो अभी माइग्रेटरी, मतलब जितनी पॉपुलेशन है वो तो यहाँ से पलायन करके आई है, यूपी और बिहार से ज्यादा आई है। लेकिन ये 4 स्टेट तो वहीं ओरिजिनल है। लेकिन जब से 2014 के बाद से, जब से मुसलमानों पे हमले शुरू हुए हैं, तब से मुसलमानों ने जीने की कला सीख ली है। अब वो सरकारों से शिकायत नहीं करता। अब आप कहीं बयान नहीं सुनेंगे कि वो कहेगा कि अखिलेश ने काम नहीं किया या तेजस्वी ने नहीं किया या लालू ने नहीं किया, मुलायम ने नहीं किया। अब नहीं कहता वो, अब वो अपने काम पर लग गया है। अब उसने अपने अंदर, समाज के अंदर एक खामोश क्रांति ला दी। अब वो अपने कारोबार पर तवज्जो दे रहा है, वो अपने शिक्षा के जो भी तंत्र उसके पास टूटा फूटा है, अपने मदरसों को इम्प्रूव कर रहा है, अपने स्कूली शिक्षा पे लग गया है। मेरे जैसे कार्यकर्ता लग गए हैं। मेरा वतन है ज़िला बदायूं की तहसील सहसवान, वहाँ पे मेरा एक CBSE स्कूल है, मैं उस पर लग गया हूँ। मैंने अभी वहाँ पे एक नीट की कोचिंग सेंटर शुरू किया है जो नीट की तैयारी कराएगा। अभी फिर मैं क्रिकेट की एक एकेडमी लेकर आ रहा हूँ। मतलब इस तरह से मैं लग गया हूँ। मेरे जैसे और जितने साथी थे जो सियासत में रुचि लेते थे, उन्होंने भी अब सियासत को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है इस वक्त जिसकी जहरीली हवा है, ख़ासतौर से सियासी जहरीली जो हवा है, उसमें हमारा अब काम यही है कि हम खामोशी से देखें और जब मौका आएगा तो ज़रूर हम पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अभी मौका ये है कि हम अपने समाज को खुद बनाएं और मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है भी कि अब जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास, चाहे वो कमज़ोर है या ज़्यादा है या मजबूत है, उनको इस्तेमाल करते हुए अपने समाज को बनाएं, अपने देश को बनाएं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे चैनल के माध्यम से, आपने एक एक बात बताई कि क्या क्या मुसलमानों के थ्रू है शिक्षा को लेकर, एक एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाई।
ऐसी और भी जानकारियों के लिए आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।